हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पर डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन को हम ट्रायंगल लॉ के एक सुपर केस पैरेललोग्राम लॉ के बेस पे आगे बढ़ाएंगे। पैरेललोग्राम लॉ मैं यहां पर लिख दे रहा हूं जो कि ट्रायंगल लॉ का ही एक सुपर केस है। मान लीजिए हमें दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है जो कि कुछ इस तरह से प्रेजेंट किए जा रहे हैं। एक वेक्टर को O पॉइंट से एक्स एक्सिस के अलोंग OA लाइन सेगमेंट बना के प्रेजेंट किया जा रहा है और इसके एरो से इसकी डायरेक्शन को शो किया जा रहा है, जबकि दूसरे वेक्टर को OB लाइन के रूप में शो किया जा रहा है और एक एरो बना के इसकी डायरेक्शन को प्रेजेंट किया जा रहा है। इनके बीच में एंगल को थीटा डिफाइन किया जा सकता है। यहां पर थीटा डिफाइन किया जा रहा है क्योंकि हम दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रायंगल लॉ या वेक्टर अलजेब्रा यूज करके केवल ज्योमेट्रिकली भी वेक्टर्स के रिजल्टेंट बताए जा सकते हैं। अपनी पिछली क्लिप में हमने वेक्टर अलजेब्रा में ट्रायंगल बना के, पॉलीगॉन बना के सभी वेक्टर क्वांटिटीज के लिए एक ऐसा लॉ डिस्कस किया था जिसमें केवल एक ज्योमेट्री क्रिएट करके रिजल्टेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके लिए एक स्केलिंग तैयार करनी पड़ती है और उस पर हमने चर्चा की थी। अब इस क्लिप में हम दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए चूंकि कुछ टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इस वेक्टर OA के मैग्नीट्यूड को P सिंबल से, इस वेक्टर OB के मैग्नीट्यूड को Q सिंबल से और इस एंगल को थीटा से प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर आप OA और OB को दो वेक्टर के रूप में समझें। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप इन दोनों को डिस्प्लेसमेंट समझ सकते हैं। ये दोनों फोर्स भी हो सकते हैं और इन्हें मोमेंटम के रूप में भी लिया जा सकता है। आप दो सिमिलर वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट निकालना सीख रहे हैं। एक बात जो कि डायमेंशनली हमेशा इनकरेक्ट होगी तो उस पर कभी ना जाए। कभी भी कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर अगर इसमें OA डिस्प्लेसमेंट होगा और OB वेलोसिटी होगी तब क्या करेंगे। ऐसे केस में आप रिजल्टेंट नहीं निकालेंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आप सिमिलर नेचर वाली दो क्वांटिटी का ही रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। हम जानते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में हमने ये डिस्कस किया है कि सिमिलर क्वांटिटीज को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है। यह बात सभी स्केलर क्वांटिटीज और सभी वेक्टर क्वांटिटीज पर एप्लीकेबल रहेगी। आप फोर्स में फोर्स को ही ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही ऐड कर सकते हैं और एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन को ही ऐड कर सकते हैं। ये P और Q दोनों सिमिलर नेचर की वेक्टर क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड है। थीटा इनके बीच में एंगल है और हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है इन दोनों वेक्टर्स का। ट्रायंगल लॉ को अगर मैं इस प्रॉब्लम में यूज करूं तो सिंपली जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंगली अगर O पॉइंट पर बने दो वेक्टर OA और OB हैं और हमें इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो हेड टेल प्रिंसिपल से जो ट्रायंगल लॉ का बेसिक है, अगर मैं इस OB वेक्टर को शिफ्ट करूं ताकि हेड और टेल को अटैच किया जा सके। यहां पर ध्यान रहे कि इनिशियल वेक्टर के हेड पर हमको सेकंड वेक्टर का टेल अटैच करना पड़ता है। तो अगर मैं इस OB वेक्टर को OA वेक्टर के साथ अटैच करूं और डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए यह काम किया जाएगा। आप समझते हैं, यह बात आप जानते हैं कि OB वेक्टर को जब इस पॉइंट पर शिफ्ट किया जाएगा तो ऐसा करने पर ना ही उसके मैग्नीट्यूड में और ना ही उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज किया जा सकता है। ये क्लियर है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ यहां पर बनने वाले एंगल को भी थीटा ही होना चाहिए। इस एंगल को भी मैं थीटा ही मान रहा हूं। अब ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली सबसे फाइनल हेड को अगर सबसे इनिशियल टेल से ज्वाइन कराया जाए तो इनको ज्वाइन कराने पर बनने वाला वेक्टर ही इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट माना जाएगा। एक बात पे यहां और ध्यान दें कि किसी वेक्टर को स्पेस में अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए शिफ्ट किया जा रहा है तो ऐसा करने से उस वेक्टर के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार स्टूडेंट ये सोचता है कि सर आपने तो इस वेक्टर को यहां से यहां लगा दिया
सो ध्यान दें, मैंने ऐसा करते समय ना ही इसके मैग्नीट्यूड को चेंज किया और ना ही इसकी डायरेक्शन को। सो किसी वेक्टर को स्पेस में अगर उसकी पोजीशन शिफ्ट करके सिमिलर मैग्नीट्यूड का और सिमिलर डायरेक्शन में बना दिया जाए तो ऐसा करने से इस वेक्टर के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी वेक्टर को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट किया जा सकता है, बस ध्यान यह रखना होगा कि ना ही मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए और ना ही डायरेक्शन। सो मैंने ओबी वेक्टर को इस वेक्टर में अटैच करने के लिए शिफ्ट कर दिया और अब ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं इसे इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट माना जा सकता है। अब एक बात यहां पर ध्यान दें कि आपने ओबी वेक्टर को इस वेक्टर के रूप में चेंज किया है और आपने ऐसा करते समय डायरेक्शन को नहीं बदला है और ना ही मैग्नीट्यूड को। सो ये दोनों लाइंस मैग्नीट्यूड में सिमिलर और पैरेलल होंगी। सो ये क्लियर हो जाता है कि अगर मैं इस टर्मिनल बी को इस टर्मिनल सी के साथ ज्वाइन कराऊं तो बी और सी को ज्वाइन कराने पर बनने वाली लाइन OA के पैरेलल होगी। आप ये जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स सिमिलर डायरेक्शन में बनाए जाएं और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो ऐसी दो लाइंस के सारे टर्मिनल्स को अगर दो लाइनों से जोड़ के एक क्लोज्ड ज्योमेट्री तैयार की जाए तो वो ज्योमेट्री एक पैरेललोग्राम होनी चाहिए। सो क्लियरली ये जो आप BCAO ज्योमेट्री यहां देख पा रहे हैं ये एक पैरेललोग्राम होगा क्योंकि OB का लेंथ CA के लेंथ के बराबर है और दोनों का डायरेक्शन सिमिलर है, यानी दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो इनके टर्मिनल B और C को ज्वाइन कराने पर तथा O और A को ज्वाइन कराने पर जो लाइनें बनेंगी वो इन दो लाइंस OB और AC के साथ मिलकर एक पैरेललोग्राम बनाएंगी। सो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आप एक पैरेललोग्राम तैयार कर दें और उस पैरेललोग्राम का डायगोनल ही उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। सो जिसे हम पैरेललोग्राम लॉ के रूप में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं वो ट्रायंगल लॉ का ही सुपर केस है। बस अंतर इतना है कि पैरेललोग्राम लॉ से जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब आप पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं तो आपको हेड-टेल प्रिंसिपल की तरह शिफ्टिंग नहीं करना पड़ता है वेक्टर का। आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स से बने पैरेललोग्राम का डायगोनल ही रिजल्टेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर दो वेक्टर मुझे कुछ इस तरह से दिए जाएं और इनका रिजल्टेंट बताने को कहा जाए, यहां पर ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को प्रेजेंट कर रहे हैं। सो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं पैरेललोग्राम कांसेप्ट का यूज करूं तो मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन इस पॉइंट से ड्रॉ करूंगा और सिमिलर एक लाइन मैं इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करूंगा इस सेकंड एरो से। तो आप देख पाएंगे कि ऐसा करने से मुझे एक पैरेललोग्राम मिलेगा और बिना वेक्टर्स की शिफ्टिंग किए हमें यह पता लग गया कि ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। सो कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम बना के बिना शिफ्टिंग के भी रिजल्टेंट को पता किया जा सकता है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि अगर आपने शिफ्टिंग की होती तो आप ये देख पाते कि जो कंसेप्ट आप लगा रहे हैं वो ट्रायंगल लॉ ही है। सो इसे ट्रायंगल लॉ का ही एक सुपर केस माना जा सकता है और हम इसे पैरेललोग्राम लॉ के रूप में डिफाइन करते हैं। सो कुछ इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पूरी थीम को। अब रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उस बात को समझें। इस वेक्टर OB का मैग्नीट्यूड Q है जबकि OA का मैग्नीट्यूड P है और हमें इस OC का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। सो सबसे पहले ज्योमेट्रिकली मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा C पॉइंट से परपेंडिकुलर OA के ऊपर जो कि OA लाइन को एक्सटर्नली D पॉइंट पे मीट करेगी। अब जो ज्योमेट्री आप देख पा रहे हैं उसमें एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना हुआ है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना हमारा टारगेट है जबकि OA की लेंथ P हमें मालूम है। चूंकि OB के बराबर लेंथ और डायरेक्शन वाला एक वेक्टर AC क्रिएट किया गया था तो AC के मैग्नीट्यूड को Q माना जा सकता है। आप यहां पर एक बात समझे कि किसी वेक्टर को जब प्रेजेंट किया जाता है तो उसकी लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। सो अगर इस वेक्टर को Q मैग्नीट्यूड का माना जा रहा है तो यह वेक्टर भी Q मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। इस Q के दो कंपोनेंट Q cos थीटा और Q sin थीटा के रूप में डिफाइन किए जा सकते हैं। यह सिंपल कैलकुलेशन है और आप इन्हें समझ सकते हैं
कि मैंने इस ट्रायंगल CAD जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस और sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस फॉर्मूला यूज किया है। सो इस बेस और परपेंडिकुलर के मालूम चल जाने के बाद आप ध्यान दें कि अब हमें इस ट्रायंगल ODC में कंप्लीट बेस का लेंथ और परपेंडिकुलर का लेंथ मालूम चल गया है। सो इस एंगल को अल्फा कंसीडर करते हुए अगर हम इस ट्रायंगल ODC में tan अल्फा का फॉर्मूला यूज करें तो हमें मिलेगा tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि Q sin थीटा होना चाहिए अपॉन बेस, और आप देख पा रहे हैं कि बेस का वैल्यू P प्लस Q cos थीटा होना चाहिए। सो tan अल्फा को Q sin थीटा अपॉन P प्लस cos थीटा, P प्लस Q cos थीटा फॉर्मूले से दिया जा सकता है। सो इस तरह से tan अल्फा को प्रेजेंट करके इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल OCD में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली OC स्क्वायर का वैल्यू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। सो वैल्यूज अप्लाई करने पर यह हो जाएगा P प्लस Q cos थीटा होल स्क्वायर प्लस DC यानी कि Q sin थीटा होल स्क्वायर। इसे अगर हम कंप्लीटली ओपन करें तो यह बन जाएगा OC स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान दें कि Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को Q स्क्वायर लिखा जा सकता है। सो OC स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। और फाइनली अगर इस स्क्वायर को कैंसिल करके मैं एक स्क्वायर रूट राइट साइड यूज करूं तो मुझे मिलेगा OC इक्वल टू रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। सो इस तरह से OC के मैग्नीट्यूड को पता किया जा सकता है जबकि उसकी डायरेक्शन पहले ही पता की जा चुकी है। अब अगर मैं इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को R सिंबल से डिफाइन करूं तो R का वैल्यू बनेगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। सो दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल की वैल्यू मालूम हो और साथ में उनके मैग्नीट्यूड्स पता हो तो मैग्नीट्यूड्स और एंगल की हेल्प से दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को बताया जा सकता है। कुछ इस तरह के दो फॉर्मूले बना के इस थीम को सॉल्व किया जा सकता है। ये सेकंड फॉर्मूला है और ये फर्स्ट फॉर्मूला। सो R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा और tan अल्फा इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। सो इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से इस वेक्टर के रिजल्टेंट को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जा सकेगा। यहां पर आप ध्यान दें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इस केस को डेवलप करने के लिए हमने एक कंसेप्ट यूज किया जिसे पैरेललोग्राम लॉ के रूप में डिफाइन किया जाता है और ये ट्रायंगल लॉ का ही एक सुपर केस है। आप यहां पर समझे कि इस वेक्टर को जब हम इस वेक्टर से ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म कर रहा है, यानी पैरेललोग्राम लॉ बिना वेक्टर्स की शिफ्टिंग के ट्रायंगल लॉ के काम को आसान कर देता है। जहां एक और ट्रायंगल लॉ में वेक्टर्स को शिफ्ट करके अटैच किया जाता है, वहीं पैरेललोग्राम लॉ में दो वेक्टर्स को बिना उनकी पोजीशन से हटाए पैरेललोग्राम बना के डायगोनल के रूप में दिया जा सकता है। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के लिए एक फॉर्मूला विद डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।